हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम अपनी आज की रिवीजन सीरीज को कंटिन्यू करते हुए चैप्टर करेंगे दैट इज कंपनी फाइनल अकाउंट्स। आई होप ये रिवीजन सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो रही होंगी। और जिस भी चैप्टर के लिए अगर आपको मोटिवेशन नहीं मिल रहा तो इस रिवीजन लेक्चर के बाद आपको वो मोटिवेशन मिल रहा होगा और आप अपने पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे। फाइन। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपनी रिवीजन सीरीज के साथ। आज मैं रिवीजन सीरीज में डायरेक्ट आपको एक मास्टर क्वेश्चन दूंगा जिसमें मेरे को ऐसा लगता है कि हर एक एलिमेंट है इस चैप्टर का। ओके। और जनरली जो बहुत बड़े क्वेश्चन होते हैं बच्चे उनको कई बार एग्जाम के पर्पज के लिए रेलिवेंट नहीं समझते या उसको छोड़ देते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे आएगा या नहीं आ सकता। बट मैं आपको बता दूं ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं बिकॉज वहाँ पे जो डाटा होता है वो आपको ऑलरेडी सब कुछ दिया होता है, जस्ट यू हैव टू मैन्युअली पुट इट इन द रेलिवेंट एरिया। उसी की तरह हमारे पास यहाँ पर एक मास्टर क्वेश्चन है जिसमें बहुत कुछ डिटेल्स हैं। तो पहले तो आप पढ़ने से पहले ही घबरा जाओगे कि ये सर इतना बड़ा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ही खत्म नहीं हो रहा तो इसका सोल्यूशन कब खत्म होगा। बट बिलीव मी, जब हम इसको करना स्टार्ट करेंगे यू वोंट फाइंड इट डिफिकल्ट एट ऑल। ओके। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस मास्टर क्वेश्चन के साथ, रिवीजन ऑफ कंपनी फाइनल अकाउंट्स को। क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले तो हमको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनानी है। एंड बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ द इंटरनेशनल होटल्स। तो ये आपके पास ट्रायल बैलेंस आपको यहाँ पर गिवन है। ओके। इस बेस पे आपको स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड बैलेंस शीट बनानी है। तो ऑब्वियसली ये पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन हो गया। ऑथोराइज कैपिटल जो डिवाइड है 5000 6% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच से एंड 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, इसका टोटल अमाउंट कितना हो जाता है 15 लाख। क्योंकि 5000 6% प्रेफरेंस शेयर 100 ईच के कितने हो गए, इट अमाउंट्स टू 5 lakh and 10,000 equity shares of 100 each, it amounts to 10 lakh, total is 15 lakh. Then subscribed capital 5,000 6% preference shares of 100 each, 5 lakh, इक्विटी कैपिटल 8 लाख 5,000। यहाँ पर आपके पास फिगर 8 लाख 5,000 है। दैट मीन्स टोटल जो शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, वो सब्सक्राइब यहाँ पर नहीं हुई है। आगे देखते हैं। आपने परचेजेस की। अब परचेजेस आप किन किन आइटम्स की करते हैं उनको आइटम वाइज यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है। वाइन, सिगरेट, सिगार्स एक्सेट्रा 45,800, फूड स्टफ्स 36,200, वेजेस एंड सैलरीज 28,300, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस 8,900, लॉन्ड्री 750। फिर यहाँ पर आपको सेल्स दी हुई है। तो आपको हर एक एस्पेक्ट को ध्यान से समझना है। हम यहाँ पर अपना कई बार ट्रैक यूज कर जाते हैं और जस्ट प्लेन रीडिंग करते हैं। ओके। हमें पता होना चाहिए हम किस रिस्पेक्ट में उन चीज़ों को पढ़ रहे हैं। जैसे ये हमारी परचेज की बात हो रही थी, चाहे वो वाइन, सिगरेट, सिगार की हो या फिर वो फूड स्टफ की हो। अब हम बात कर रहे हैं सेल्स की। वाइन, सिगरेट, सिगार की सेल आप देख सकते हो क्रेडिट साइड पे। देन फूड, कोल एंड फायरवुड का आपका एक्सपेंस, कैरिज एंड कुलिएज, जो कुली वगैरह को हम खर्चा देते हैं, जो पैसे देते हैं, सन्ड्री एक्सपेंसेस एंड एडवर्टाइजिंग। फाइन। नेक्स्ट देखो, रिपेयर्स 4,250, रेंट ऑफ रूम्स क्रेडिट में, दैट इट मीन्स इट इज योर इनकम। आपने रूम्स वगैरह रेंट पे दिए हुए हैं, होटल है तो रूम तो रेंट पे देगा ना। बिलियर्ड की गेम वगैरह खिलाते हैं, उसके लिए उन्होंने इनकम जनरेट करी। मिसलेनियस रिसीव्ड्स, डिस्काउंट रिसीव्ड, ट्रांसफर फीस, फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग, यहाँ से अब आपकी एसेट स्टार्ट हो जाती हैं। फर्नीचर एंड फिटिंग्स, इन्वेंट्री ऑन हैंड ऑन 1 अप्रैल। अब इन्वेंट्री किस किस कैटेगरी का दिया हुआ है वो भी आपके पास है। तो अगेन फर्दर लिस्ट, तो परचेज की, सेल्स की और इन्वेंट्री की यहाँ पे लिस्ट आपको दी हुई है बिकॉज उसमें अलग अलग कैटेगरीज है। वाइन, सिगरेट, सिगार की इन्वेंट्री पड़ी हुई है 12,800 की। फूड स्टफ 5260, कैश इन हैंड, कैश विद बैंकर्स, प्रिलिमिनरी एंड फॉर्मेशन एक्सपेंस जो स्टार्टिंग में लगते हैं 8,000 रुपीज। 2,000 डिवेंचर्स भी हैं 100 ईच के, 6% उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है, 2 लाख रुपीज। P&L अकाउंट का बैलेंस है, सरप्लस आप इसको बोल सकते हो, सरप्लस और प्रॉफिट। हाउ मच 41,500, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्वेस्टमेंट, गुडविल एट कॉस्ट एंड जनरल रिजर्व। ओके। तो ये सब आपके ट्रायल बैलेंस में गिवन है। अभी ये ट्रायल बैलेंस खत्म नहीं हुआ, अभी इसको हम कंटिन्यू करेंगे। देखो और क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर गिवन है। वेजेस एंड सैलरीज आउटस्टैंडिंग 1280, इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 2020। तो देखो यहाँ पर भी आपके पास और इंफॉर्मेशन है। ओके। तो ये बेसिकली अपार्ट फ्रॉम ट्रायल बैलेंस की इंफॉर्मेशन है, अदरवाइज यू नो कि क्लोजिंग स्टॉक इज नेवर गिवन इन द ट्रायल बैलेंस। वाइन, सिगरेट एंड सिगार 22,500 एंड फूड स्टफ 16,400।
डेप्रिसिएशन फर्नीचर एंड फिटिंग्स एट द रेट 5% पर एनम, लैंड एंड बिल्डिंग एट द रेट 2% पर एनम। आपको डेप्रिसिएशन भी चार्ज यहां पर करना है। द इक्विटी कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2019 स्टूड एट रुपीज 7,20,000। इक्विटी की कितनी कैपिटल है? 7,20,000। दैट इज, ये कैसे बनी है? 6,000 शेयर फुली पेड एंड 2,000 शेयर ऑफ रुपीज 60 पेड। आप इसको चेक कर भी सकते हैं। देखो, अगर 6,000 शेयर फुली पेड है तो कितना अमाउंट हो गया? ये हो गया 6 लाख। एंड 2,000 शेयर जिसपे 60 पेड है, ये हो गया 1,20,000। टोटल कितना हो गया? टोटल बिकम 7,20,000। तो यही तो वो भी यहां पर बोल रहे हैं। फाइन। द डायरेक्टर्स मेड अ कॉल ऑफ रुपीज 40 पर शेयर ऑन 1 अक्टूबर। डायरेक्टर्स ने 1 अक्टूबर को बैलेंस 40 रुपीज के लिए कॉल मेड की। अ शेयर होल्डर कुड नॉट पे द कॉल ऑन 100 शेयर। एक शेयर होल्डर 100 शेयर पे कॉल नहीं दे पा रहा एंड हिज शेयर्स वर देन फॉरफिटेड, जो होता है नॉर्मली, एंड रीइशूड एट रुपीज 90 पर शेयर एज फुली पेड। तो 40 रुपीज एक शेयर होल्डर ने, जिसके पास 100 शेयर से नहीं दे पाया, हमने उसके शेयर फॉरफिट करके आगे किसी को बेच दिया 90 रुपीज पर शेयर। द डायरेक्टर्स डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑफ 8% ऑन इक्विटी शेयर्स, ट्रांसफरिंग एनी अमाउंट दैट में बी रिक्वायर्ड फ्रॉम जनरल रिजर्व। तो डिविडेंड दिया जाएगा 8%। आपको जहां से भी जनरल रिजर्व से पैसे ट्रांसफर करने आप कर सकते हैं। इग्नोर टैक्सेशन, देखो एंड में लिख दिया इग्नोर टैक्सेशन। इतना कुछ करने के बाद क्या हमारी कुछ हिम्मत बचेगी भी करने के लिए जो ये इग्नोर टैक्सेशन बोलते हैं? ये तो हो गया जले पे नमक छिड़कने वाली बात, कि बंदा एक वैसे ही बहुत परेशान है इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने के बाद, और उसके बाद क्वेश्चन में बोलते हैं इग्नोर टैक्स, इग्नोर कर दो। अरे भाई, सब कुछ तो कर ही दिया, ये भी मांग ही लेते, कौन सा आपने हमारे ऊपर एहसान कर दिया? तो नेवरदलेस अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके फॉर्मेट्स बनाएंगे और इसकी आपके फॉर्मेट मेकिंग भी प्रैक्टिस हो जाएगी। बट मैं स्टिल आपको चाहता हूं, जैसे आपने पूरा क्वेश्चन मेरे साथ यहाँ पर पढ़ लिया है, एक बार आप भी इसको ट्राई करो। आप चाहे उसको 50% कर पाओ, 60% कर पाओ, और अगर पूरा ही कर पाओ तो इट्स वंडरफुल। आपका कॉन्फिडेंस उससे बहुत बूस्ट होगा। स्टिल मैं तो कभी ऐसा करता नहीं कि मैं आपको क्वेश्चन ना करवाऊं, मैं तो स्टिल आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। बट पहले लेवल पे आप इस वीडियो को पॉज करके जैसे भी आप एक बार इस क्वेश्चन को जरूर अपने लेवल पे ट्राई करो। ओके, उसके बाद ये मैं आपको जरूर जरूर कराऊंगा, कोई इसमें इशू है ही नहीं। ओके, तो आप स्टार्ट करो। और मैं भी इसका फॉर्मेट साथ साथ बनाना स्टार्ट करता हूं। बैलेंस शीट ऑफ इंटरनेशनल होटल्स लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2020। अब तो देखो, मेरे को 2020 लिखते हुए भी कभी कभी डर लगता है। मैं सोचता हूँ कि भाई 19 या कोई और ईयर का क्वेश्चन होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। 2020 ईयर से ही मैं घबराने लग गया हूँ। ऐसा ये ईयर आया है। कोई बात नहीं, हमको एज एन अकाउंटेंट, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वेश्चंस करने हैं, और हम किसी भी चीज़ से नहीं घबराएंगे। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर एंड अमाउंट। फाइन। सबसे पहले क्या आएगा जी? सबसे पहले आएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। उसका पहला बच्चा कौन होता है? शेयर होल्डर्स फंड्स। उसका सब पार्ट शेयर कैपिटल। एंड नेक्स्ट रिजर्व एंड सरप्लस। देखो, यहां पर मैं कुछ भी नहीं करने वाला, ये सब मैं नोट नंबर लिख के यहां पर छोड़ दूंगा, क्योंकि उसके बारे में तो हम बाद में नोट जो बना रहे होंगे तब चर्चा करेंगे। अभी तो जस्ट मैं प्लेन सिंपल सी यहाँ पर बैलेंस शीट बनाने वाला हूँ, और मैं इधर कुछ भी कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा। मैंने क्वेश्चन को पढ़ लिए और अब मैं बस बैलेंस शीट बना रहा हूँ। सेकेंड, नॉन करंट लाइबिलिटी। उसमें क्या आएगा?
लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। इसको मैं दे दूंगा नोट नंबर थर्ड। देन थर्ड, करंट लाइबिलिटीज। ए, ट्रेड पेबल्स, नोट नंबर फोर। एंड बी, जो भी बची कुची और लाइबिलिटीज होंगी वो आ जाएंगी अदर करंट लाइबिलिटीज के हेड। इसको मैंने दे दिया नोट नंबर 5। तो ऐसे ही आपके क्वेश्चन जो हैं वो नीट एंड क्लीन बिल्कुल होने चाहिए, जिससे एग्जामिनर जो चाहता है उसको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ दिखे और वो स्ट्रेट अवे आपको मार्क्स देता चला जाए। जब एग्जामिनर कंफ्यूज होता है या बोले तो आप कंफ्यूज करते हो, तो फिर वो ज़्यादा टाइम नहीं लगाता आपके क्वेश्चन में अपने दिमाग को लगाने के लिए, और स्ट्रेट अवे वो आपके मार्क्स डिडक्ट करना स्टार्ट कर देता है। और कई बार बच्चा बोलता है कि मेरा तो सोल्यूशन बिल्कुल ठीक था और मेरे को मार्क्स नहीं मिले। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, बार बार पिन पॉइंट करता हूँ, इट्स नॉट जस्ट अबाउट लास्ट आंसर। खाली लास्ट आंसर है बैलेंस शीट टैली करने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। आप एक प्रोफेशनल एग्जाम देने जा रहे हैं, उसमें हर एक चीज काउंट करती है। देखो, इंस्टीट्यूट आपको पर्सनली तो यहाँ पे जानता नहीं है, वो आपकी शीट को जानता है और उससे वो इमेजिन करता है कि वो सामने वाला जो स्टूडेंट है वो कैसा होगा। तो अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन परफेक्ट रखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको मार्क्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, और अगर उसमें कुछ लैक होगा तो आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे जितने आप डिजर्व करते हो। ओके, तो उसके बाद हमको इंस्टीट्यूट को कुछ भी ऐसा रफ टफ बोलने की जरूरत नहीं है, हमको अपने ऊपर मेहनत करने की जरूरत है। ओके, तो यहां पर अब हम लिखेंगे टोटल। फाइन, देखो मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैंने तो जस्ट फॉर्मेट बना के छोड़ दिया और साथ में नोट के नंबर्स डाल दिए। और ये मैं इसलिए आराम आराम से कर रहा हूं बिकॉज मैं होप कर रहा हूं कि आप भी साइमल्टेनियसली क्वेश्चन को कर रहे होगे। सेकेंड इज एसेट्स। एसेट्स में फर्स्ट नॉन करंट एसेट्स, उसमें ए फिक्स्ड एसेट्स 1, टेंजिबल एसेट्स। इसको मैंने दे दिया नोट नंबर 6। ओके, और इस क्वेश्चन में एक जगह गुडविल भी थी, तो उसको मैं सिंपली यहाँ पर इनटेंजिबल एसेट लिख दूंगा, और उसमें और तो ऐसा कुछ कैटेगरी है ही नहीं, तो उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर नोट बनाओ। आप स्ट्रेट अवे यहाँ पर गुडविल लिख सकते हो, और मैं यहाँ पर कोई नोट नहीं बना रहा, मैं इसकी जो फिगर है वो देख लूंगा जब मैं दोबारा से क्वेश्चन अपने पास देखूंगा। फाइन, नेक्स्ट बी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इसके लिए भी आपको नोट की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे बिकॉज बहुत सारी कैटेगरीज इसमें भी नहीं है। सेकंड इज करंट एसेट्स, उसमें ए इन्वेंट्रीज, बी ट्रेड रिसीवेबल, जिसकी फिगर क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली गिवन है, तो देख के हम इसको डायरेक्ट ही डाल देंगे, मैं इसके लिए भी कोई नोट यहाँ पर नहीं बना रहा। एंड सी कैश एंड बैंक बैलेंस, दैट इज नोट नंबर 8। तो ये मेरे फॉर्मेट बन गए हैं बोथ फॉर लाइबिलिटीज एज वेल एज फॉर एसेट, और साथ में उन्होंने मेरे को स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बनाने के लिए बोला है, मैं उसके भी साथ में पूरा फॉर्मेट बना लूंगा, और फिर नोट बाय नोट हर नोट का एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर चीजें लिखता चला जाऊंगा और उसको मैं अपनी बैलेंस शीट में डाल लूंगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर एंडेड 31st March 2020।
particulars, note number, amount. First, revenue from operations. हमने कहाँ तक नोट नंबर दे दिए थे? हमने 8 तक नोट नंबर दे चुके हैं, तो अब हमारा नेक्स्ट नोट नंबर क्या होगा? 9th. सेकंड, अदर इनकम. ओके, इसमें आई डोंट थिंक कि बहुत कैटेगरीज होंगी, तो इसके लिए मैं यहाँ पर कोई नोट नहीं देने वाला. सिंपली मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा? टोटल लगा दूंगा, जिसको हम बोलते हैं टोटल रेवेन्यू. 1 + 2. ओके, ये हमारे लिए हो जाएगा रोमन नंबर 3. उसके बाद फोर्थ, एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस में क्या क्या कैटेगरीज होती हैं उन सबको हम यहाँ पर लिखेंगे. सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, नोट नंबर 10. देन परचेजेस ऑफ इन्वेंट्रीज इन ट्रेड, that is note number 11. Changes in inventory of finished goods, work in progress and stock in trade, note number 12. चलते जाओ. हर एक बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ P&L का आपका फॉर्मेट बस पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली नोट नंबर देते चले जाओ. एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, नोट नंबर 13. फाइनेंस कॉस्ट, नोट नंबर 14. डेप्रिसिएशन एंड amortization expense, note number 15. Other expenses, note number 16. Then total expenses. यहाँ पर हमारे पास टोटल एक्सपेंसेस आ जाते हैं. उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करते हैं? प्रॉफिट फॉर द पीरियड. टोटल रेवेन्यू में से जब मैं टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास प्रॉफिट फॉर द पीरियड आ जाएगा. 3rd - 4th. ओके, दैट्स इट. तो हमने यहाँ पर बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ P&L का फॉर्मेट बना लिए हैं. नाउ वी हैव टू प्रिपेयर नोट्स, और अकॉर्डिंगली हम सारे डाटा को अपने बैलेंस शीट एंड P&L में क्या करने वाले हैं? पुट करने वाले हैं. तो आओ हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नोट नंबर 1 से. नोट्स टू अकाउंट्स. नोट नंबर 1, शेयर कैपिटल. उसमें सबसे पहले ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल. कितनी है जी ऑथोराइज शेयर कैपिटल? बताओ. 10,000 इक्विटी शेयर से 100 ईच के, एंड 5,000 6% प्रेफरेंस शेयर से 100 ईच के. सो 10,000 इक्विटी शेयर्स of ₹100 each and 5,000 preference shares of ₹100 each. तो ये कितना हो गया? ये हमारे पास हो जाएगा 10 लाख.
एंड ये हो जाएगा 5 लाख, टोटल हो जाएगा 15 लाख, डबल लाइन। और इसका काम हमारे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। तो आपको जो एंड में एडजस्टमेंट दी हुई है उसमें उन्होंने लिखा जो 60 रुपीज़ थे, बाद में उन्होंने 40 रुपीज़ और कॉल कर लिए थे। ओके, और कितने शेयर्स पे उन्होंने लिखा हुआ है, आओ उसको पढ़ते हैं दोबारा से। देखो 6000 तो शेयर्स फुली पेड है एंड 2060 पेड थे, और वो जो 2060 पेड थे उस पर भी उन्होंने 40 रुपीज़ मंगा लिए थे, ये देख सकते हो। इक्विटी कैपिटल 720 की है, इट्स ओके, ये तो स्टार्टिंग में थी 1 अप्रैल 2019 को, और उसकी भी मैंने आपको कैलकुलेशन दे दी। लेकिन अब ये जो 2000 इंटू 60 है वो 60 नहीं रहे, उसमें प्लस 40 बढ़ चुका है। ओके, तो अब देखो टोटल कितना आपका इशूड एंड सब्सक्राइब्ड अमाउंट हो गया। अब जो 8000 इक्विटी शेयर्स हैं वो क्या हो गए, वो 100 ईच के हो चुके हैं। एंड 5000 जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो तो पहले ही फुली पेड थे, ऑफ ₹100 ईच। तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 8 लाख, एंड ये हो गया 5 लाख। टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 13 लाख। ओके, सेकंड नोट की तरफ चलते हैं, दैट इज रिजर्व्स एंड सरप्लस। यहाँ पे चलने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि क्या कोई ऐसा रिजर्व है जो कॉल करने के बाद 40 रुपीज़ कुछ उसमें भी चेंज आया है, तो उसकी बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपने जो 40 रुपीज़ कॉल किए थे उस पर एक शेयर होल्डर जिसने 100 शेयर्स थे, जिसके पास उसने अमाउंट वो नहीं दिया था, आपने उसको फोरफिट कर लिया था और आगे वो 90 रुपीज़ का आपने पे कर दिया, मतलब आपने इशू कर दिया। तो यहाँ पर आपको इनकम हुई। ओके, 90 रुपीज़ का आपको आगे अमाउंट मिल गया और आपको जस्ट 40 रुपीज़ नहीं मिले, तो ये कहाँ पर चला जाता है अमाउंट, फोर फीचर वाला जो रीशू होता है कैपिटल रिजर्व में। तो इसको हम कहाँ पे लिखेंगे, कैपिटल रिजर्व के, कैपिटल रिजर्व। कितना अमाउंट, 90 रुपीज़ आपको मिल गए, 40 नहीं मिले, कितने शेयर्स पे, 100 शेयर्स पे। कितना हो गया, 90 माइनस 40 इज 50, 50 इंटू 100 बिकम्स 5000। ओके, उसके बाद जनरल रिजर्व। देखो जनरल रिजर्व क्वेश्चन में आपको कितना दिया हुआ है, जनरल रिजर्व सब, ये देखो यहाँ पर आप देख सकते हो जनरल रिजर्व 2 लाख रुपीज़। तो 2 लाख रुपए का आपके पास जनरल रिजर्व है, लेकिन उन्होंने बोला है कि जो आपको डिविडेंड का अमाउंट देना वो आप जनरल रिजर्व में से दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पर जनरल रिजर्व अभी इनर कॉलम में लिख दिया 2 लाख, और जो डिविडेंड का अमाउंट आएगा वो मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पर बस अलग से लिख दिया लेस अमाउंट यूज्ड टू पे डिविडेंड, और जितना भी होगा वो मैं यहाँ से लेस कर दूंगा। अभी मैंने इसको यहाँ पर ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दिया। फाइन, इसके बाद एक और रिजर्व है या सरप्लस है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सरप्लस में सबसे पहले आपके पास यहाँ पर बैलेंस गिवन है, जिसको मैंने लिखवाया भी था, पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस आप यहाँ पर देख सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सरप्लस कितना है, 41,500। इस अमाउंट को हम यहाँ पर एज ए ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस 41,500। और आपको करंट ईयर में भी कुछ प्रॉफिट होगा, जो हमको कैसे पता चलेगा, वो तब पता चलेगा जब हम स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल पूरा बना चुके होंगे। तो उसको भी बस मैं यहाँ पर लिख ही सकता हूँ, ऐड प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर, जो हमारे पास पी एंड एल स्टेटमेंट से आएगा। फाइन, ओके। और यहाँ पर जब आपने जनरल रिजर्व के पैसे यूटिलाइज किए हैं या उसमें से डिविडेंड पे किया है, तो वो भी यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, तो उसको भी ऐड करते हैं, ऐड ट्रांसफ़र फ्रॉम जनरल रिजर्व। ओके, और कोई खर्चे वगैरह, डिविडेंड भी पे करना है, फाइन।
और देखो जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं वो भी आपके सरप्लस में से ही माइनस होते हैं, तो उसको भी यहाँ से माइनस कर देते हैं, माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। क्योंकि यूजली जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं वो पहले के होते हैं, तो उसको स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में हम नहीं लेके जाते, हम उसको यहाँ प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं। कितना, ये 8,000, ये देखो आप देख सकते हो, प्रिलिमिनरी एंड फॉर्मेशन एक्सपेंसेस 8,000। ओके, और जो हमको डिविडेंड पे करना है वो हमें देखना पड़ेगा कितना डिविडेंड पे करना है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया डिविडेंड। डिविडेंड के बारे में देखो उन्होंने क्वेश्चन में आपको क्या बोला हुआ है, द डायरेक्टर्स डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑफ 8% ऑन इक्विटी शेयर्स। 8% उन्होंने यहाँ पर डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो देखो कितना हो जाएगा, आपको इसके लिए पूरी कैपिटल देखनी पड़ेगी। तो डिविडेंड में सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पर प्रेफरेंस डिविडेंड। कितना प्रेफरेंस डिविडेंड देना है, प्रेफरेंस डिविडेंड 5 लाख के अमाउंट पे 6%। ओके, एंड इक्विटी डिविडेंड, इक्विटी वालों को कितना देना है ये आपको एंड में गिवन है, 8% देना है। सो 8 लाख का 8%, देखो ये टोटल कितना हो गया, ये हो जाता है 30,000 एंड ये हो जाता है 64,000। दैट मीन्स टोटल डिविडेंड कितना कम हो जाएगा आपके सरप्लस में से, 94,000। 94,000 रुपीज़ हमें एज अ डिविडेंड पे करने के लिए चाहिए। ठीक है, अभी हम इसको भी पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि मेरे पास प्रॉफिट नहीं है करंट ईयर का, और ट्रांसफर जनरल रिजर्व में से कितना करना है वो भी अभी मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, तो इसलिए मैंने इसको भी यहाँ पर कुछ कुछ जगह मिसिंग छोड़ दी है। चलते हैं नोट नंबर 3 पे। नोट नंबर 3 है यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के लिए आपको क्वेश्चन में गिवन है कि कंपनी ने 6% डिबेंचर्स इशू किए, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 6% डिबेंचर्स, 2 लाख। नेक्स्ट 4th, ये तो वैसे डायरेक्टली गिवन था, हम चाहें तो इसका नोट ना भी बनाते, पर चलो कोई बात नहीं, बना लिया हमने। ट्रेड पेबल 42,000 एंड नोट नंबर 5th अदर करंट लाइबिलिटी। तो इसके लिए आप ट्रायल बैलेंस के एंड में देखो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, वेजेस एंड सैलरीज आउटस्टैंडिंग, ये अदर करंट लाइबिलिटीज का पार्ट बन जाएगा, वेजेस एंड सैलरीज आउटस्टैंडिंग 1280। और जो डिबेंचर आपने इश्यू किया उस पर इंटरेस्ट भी आउटस्टैंडिंग ही रहेगा, क्योंकि कहीं नहीं लिखा कि वो पे हो चुका है। सो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आउटस्टैंडिंग कितना हो जाएगा, देखो 2 लाख का 6%, ये हो गया 12,000। और डिविडेंड बिल्कुल एंड में दिया जाता है तो वो पे नहीं होता नॉर्मली, तो वो भी एक्रूड रहता है या आउटस्टैंडिंग रहता है, तो लिखेंगे अब हम डिविडेंड पेबल, जिसको हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना आया था वो 94,000 रुपीज़, तो वो हो गया 94,000। इन सब का टोटल लगाओ, 1280 प्लस 12,000 प्लस 94,000, इट बिकम्स 107,280। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं नोट नंबर 6 पे, दैट इज टेंजिबल एसेट्स। उसमें सबसे पहले आएगा फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग। देखो कितनी है फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग, फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग आपको गिवन है 8,50,000 की, और एंड में गिवन है कि उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा 2%। फाइन, तो 8,50,000 लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 2%, तो कितना हो गया 2% 850 का, ये हो गया 17,000 रुपीज़। फिगर आ गई 8,33,000। लेकिन हमारे पास यहाँ पर एक एसेट और भी है, दैट इज फर्नीचर एंड फिटिंग्स।
जिसका अमाउंट है 86,300 और उस पर डेप्रिसिएशन कितना है, इस पर डेप्रिसिएशन है 5%। सो लेस करो डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%, ये आ जाएगा 86,300 का 5% 4,315, 81,985 हो गया फर्नीचर एंड फिटिंग्स की नेट वैल्यू। तो अगर मैं टोटल टेंजिबल एसेट का अमाउंट देखूं जो हमारी बैलेंस शीट में जाएगा वो कितना जाएगा, इसका आप टोटल लगा लीजिए, ये आ जाता है 9,14,985। ओके, इसके बाद हम आते हैं अपने नोट नंबर 7 पे, इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज मतलब क्लोजिंग स्टॉक आता है यहाँ पे। उसके लिए आपको दो कैटेगरीज दी हुई हैं, वन इज वाइन सिगरेट्स एंड सिगार्स, वाइन्स सिगरेट्स एंड सिगार्स 22,500 एंड फूड स्टफ 16,400। तो देखो क्वेश्चन में कुछ भी टेक्निकलिटी नहीं है, बस हमें कोई भी चीज़ यहाँ पर मिस नहीं करनी। मैं भी तो क्वेश्चन में से फिगर देख देख के उसको अलग अलग नोट में बाइफरकेट कर रहा हूँ, जस्ट प्रेजेंटेशन का ये क्वेश्चन है। बट इंस्टीट्यूट जनरली ऐसा क्वेश्चन दे देता है बिकॉज दे वांट टू नो कि स्टूडेंट्स को स्टेटमेंट ऑफ P&L और बैलेंस शीट का प्रॉपर फॉर्मेट के हिसाब से प्रेजेंटेशन आती है या नहीं आती। तो यहाँ पर वो आपका बस पेशेंस चेक कर रहा है कि आप इतने लेंथी क्वेश्चन को देख के कहीं गिव अप तो नहीं कर जाते। 38,900। ओके फाइन। नेक्स्ट इज नोट नंबर 8, कैश एंड बैंक बैलेंसेस। तो देखो ये भी आपको यहाँ क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है। ओके, कैश इन हैंड आपके पास है 76,380, कैश इन हैंड है 2,200। ओके, और कैश विद बैंकर्स है 76,380। तो कैश इन हैंड हो गया 2,200 एंड कैश विद बैंकर्स 76,380। ये आ जाता है 78,580। ओके जी। नेक्स्ट अब हमको बनाने हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L से रिगार्डिंग नोट्स, और फिर हम सारे नोट्स को बनाने के बाद बैलेंस शीट एज वेल एज स्टेटमेंट ऑफ P&L में वो सारे अमाउंट्स पुट करते रहेंगे। तो 9th, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। आपको ऑपरेशन से क्या क्या रेवेन्यू मिला है। सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना है कुछ कुछ जो आप सेल कर रहे हो वो प्रोडक्ट्स की कर रहे हो और कुछ कुछ आप सर्विसेज रेंडर कर रहे हो। तो पहले मैं इसकी कैटेगराइजेशन वे में इसको लिखता हूँ, सेल ऑफ प्रोडक्ट्स। और प्रोडक्ट्स में देखो आपने क्या क्या सेल किया हुआ है, आपको यहाँ पर बिल्कुल देखो क्लैरिटी के साथ गिवन है, बस हम उसको प्रॉपरली रीड ना करें तो ही प्रॉब्लम आ सकती है। देखो मैंने सेल्स को यहाँ पर एन सर्कल भी किया था। वाइन सिगरेट्स एंड सिगार्स की सेल्स आप करते हो, कितने अमाउंट की, 68,400 एंड फूड स्टफ 57,600। देखो इसका कितना टोटल हो गया, ये आ गया 1,26,000। ओके, इसके साथ मेरे को सेल ऑफ सर्विसेज भी देखनी है, जो हम रूम वगैरह रेंट पे दे रहे हैं, बिलियर्ड्स वगैरह के लिए सर्विसेज दे रहे हैं, उससे हमको क्या क्या रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो देखो रेंट ऑफ रूम्स है 48,000 रुपीज़, देन बिलियर्ड 5,700, then miscellaneous receipts 2,800, okay, and transfer fees 700।
सबको ऐड करो। $57,200 फाइन। ओके, तो ये सेल ऑफ प्रोडक्ट्स हो या सर्विसेज हो अंडर द हेडिंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में जाएगी, तो इसका भी मैं यहाँ पर एक सब टोटल लगा देता हूँ। 1,26,000 प्लस 57,200, ये आ जाता है 1,83,200। ओके, नेक्स्ट नोट नंबर 10 पे चलते हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम। आपको पता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम हम कैसे निकालते हैं? ओपनिंग स्टॉक एट परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पर उसके लिए हमारे पास सारा का सारा डाटा अवेलेबल है। ओपनिंग स्टॉक देखो कितना है। ओपनिंग स्टॉक आपको यहाँ पर दिया हुआ है, इन्वेंट्रीज ऑन हैंड फूड स्टफ का 5260। देखो मटेरियल कंज्यूम तो यही होंगे ना इसमें। ओपनिंग स्टॉक ये हो गया। परचेज देखो, परचेज में आपको दिया हुआ है फूड स्टफ 36,200 एंड लेस क्लोजिंग स्टॉक में देखो, क्लोजिंग स्टॉक में आपके पास है 16,400। देखो कितना अमाउंट आ जाता है, 5260 प्लस 36,200 एंड लेस 16,400, it becomes 25,060 rupees। 11th, purchases of inventory in trade, जिसका आप ट्रेड कर रहे हो उसकी जो आपने इन्वेंट्री परचेज करी है वो आपको यहाँ पर गिवन है। वाइन, सिगरेट्स एंड सिगार्स 45,800। आई होप यहाँ तक के नोट्स आपने भी बिल्कुल अकॉर्डिंगली ऐसे ही बनाए होंगे। और इसके बाद हमको जो नेक्स्ट नोट बनाना है वो है चेंज इन इन्वेंट्री का। तो जो वाइन, सिगरेट, सिगार्स की बाकी आपको स्टॉक वगैरह की इंफॉर्मेशन थी वो इसके अंदर आएगी, बिकॉज वो ही फिनिश गुड या WIP आप उसको यहाँ पर लेके जा सकते हैं। तो नोट नंबर 12 इज चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस या स्टॉक इन ट्रेड। देखो ओपनिंग इन्वेंट्री में अब कितना था, जो वाइन, सिगरेट एंड सिगार वाला था, हमने फूड स्टफ का तो कंज्यूम्ड में ले लिया, ओपनिंग परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पर देखो आपने ओपनिंग स्टॉक आपको यहाँ पर गिवन है। ओपनिंग स्टॉक में वाइन, सिगरेट एंड सिगार है 12,800। तो इन सब चीज़ों की ओपनिंग इन्वेंट्री 12,800 और लेस कर दो क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री में कितना है 22,500। तो ये जो फिगर है वो नेगेटिव में आ जाएगी, दैट इज 9,700 नेगेटिव। और एज इट इज हम इसको स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर नोट करेंगे। नेक्स्ट 13th, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। आपको देखने ऐसे क्या क्या खर्चे हैं जो एम्प्लॉय को दिए जाते हैं, उन सबको हम इस हेड के अंदर डालेंगे। सबसे पहले हैं वेजेस एंड सैलरीज, लेकिन उसमें एक एडजस्टमेंट भी थी। क्या एडजस्टमेंट थी कि कुछ अमाउंट उसका आउटस्टैंडिंग था। यू नो आउटस्टैंडिंग को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरी। तो देखो कितनी कितनी फिगर्स हैं। वेजेस एंड सैलरीज यहाँ पर हैं ओके 28,300 एंड आउटस्टैंडिंग है 1,280। देखो कितना हो गया टोटल, इट बिकम्स 29,580। ओके, एंड 14th, फाइनेंस कॉस्ट। उसमें आ जाता है सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। जो आपने 2 लाख के डिवेंचर इशू किए थे, 6% आप उस पर इंटरेस्ट चार्ज करते हो, तो ये हो गया 12,000। 15th, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस।
ओके, डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट ऑलरेडी किए हुए हैं, तभी नेट वैल्यू निकाली थी एसेट्स की। दो यहाँ पर हमारे पास एसेट्स हैं, एक है लैंड एंड बिल्डिंग, उस पर डेप्रिसिएशन लगा था, एंड सेकेंड वन इज फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स। लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन था 17,000 एंड फर्नीचर एंड फिटिंग्स पे था 4315। टोटल करो इसका, इट बिकम्स 21,350। 16th नोट, अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस में जितने भी और एक्सपेंस बचे हैं जो किसी भी कैटेगरी में नहीं है वो यहाँ पर आ जाते हैं। तो रेंट रेट्स एंड टैक्सेस इतना है, देखो रेंट रेट्स एंड टैक्सेस आपको यहाँ पर गिवन है, वेजेस एंड सैलरीज के नीचे 8900। नेक्स्ट कोल एंड फायरवुड 3290। उसके बाद लॉन्ड्री 750। कैरिज एंड कूलीज 810। कैरिज एंड कूलीज 810। रिपेयर्स 4250। एडवर्टाइजिंग 8360। एंड देन सन्ड्री एक्सपेंसेस 5840। इसका टोटल लगाओ। ये आ जाता है 32,200। तो इसके साथ ही हमारे सारे के सारे नोट्स हो जाते हैं कंप्लीट। अब इन सब नोट्स की फिगर हम अपनी बैलेंस शीट में एंड स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में डालेंगे, और प्रॉफिट वगैरह को निकाल के जो हमारे कुछ नोट्स पेंडिंग है उसको हम फटाफट से यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम उसको कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आओ फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं इन सब की वैल्यूज को पुट करना अलग अलग नोट्स में। चलो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का डाटा डालता हूँ जो स्टार्ट हो रहा है नोट नंबर 9 से। ओके, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का टोटल है 183,200। अगर इनकम का हमने कोई नोट नहीं बनाया, क्या इसके लिए कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है? नो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमारे पास एक जगह पे डिस्काउंट रिसीव्ड था। देखो डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है, डिस्काउंट रिसीव्ड था 3300 रुपीज, तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो जिन जो हमने नोट्स नहीं बनाया उनकी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर देते चले जाएंगे। देखो टोटल कितना हो गया, ये हो गया 1,86,500। फाइन। अब आ जाते हैं हम एक्सपेंसेस के पार्ट में। नोट नंबर 10 से हो जी फटाफट। इसका टोटल कितना है 25,060 एंड 11 का है 45,800। 25,060 एंड 45,800। ओके, नोट नंबर 12 नेगेटिव 9,700, 13 29,580। नेगेटिव 9,700, 29,580। 14th 12,000, 21,315 एंड 32,200। 12,000, 21,315 एंड 32,200। ओके जी, टोटल लगाते हैं एक्सपेंसेस का। 25,060 प्लस 45,800 लेस 9,700 प्लस 29,580 प्लस 12,000 प्लस 21,315 एंड 32,200। ये आ गया 156255। और इससे हम प्रॉफिट को भी कैलकुलेट कर लेंगे रेवेन्यू में से इस फिगर को माइनस करके, जो हमारे पास आ जाता है 30,245। ओके, और इससे अब हम अपने बैलेंस नोट्स को भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहां पर अब आप देखो, आपके पास प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर आ गया
30,245 रुपीज़। ओके, अब आपको देखना है कि आप जनरल रिजर्व में से कितना अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हो फॉर डिविडेंड। देखो हमको डिविडेंड देना कितना है, 94,000। ओके, लेकिन हमारे पास 41,500 तो पहले का सरप्लस पड़ा हुआ है और इस बार भी 30,245 का प्रॉफिट हो गया, तो जो रिमेनिंग अमाउंट नहीं है वही तो हम डिविडेंड के लिए निकालेंगे यहाँ से। तो वो कितना अमाउंट हो जाएगा, देखो ट्रांसफर फ्रॉम जनरल रिजर्व 94,000 हमें चाहिए था फॉर डिविडेंड, माइनस करो ओपनिंग बैलेंस 41,500 हमारे पास पहले से ही पड़ा है, एंड माइनस करो जो हमने इस बार कमा लिया या प्रॉफिट हो गया 3245, उतना ही हम इस बार जनरल रिजर्व से निकालेंगे। 94,000 लेस 41,500 लेस 30,245, ये आ गया 22,255। ओके, और इससे मैं ये वाला नोट भी कभी टोटल लगा सकता हूँ। देखो कितना हो गया सरप्लस का टोटल, 41,500 प्लस 3245 प्लस 22,255 माइनस 8,000 एंड माइनस 94,000, ये नेगेटिव में आ जाता है 8,000। फाइन, और यहाँ पर भी आप निकाल लोगे कितना आपने अमाउंट यूज किया जनरल रिजर्व में से टू पे डिविडेंड, तो जितना आपने यहाँ से ट्रांसफर किया है वही आप यहाँ से माइनस कर दोगे। 32,255 यूज हो गया, तो आपका कितना जनरल रिजर्व अब बचा, ये आपके पास आ गया 1,777,4। ओके, और इससे आप अपने रिजर्व एंड सरप्लस के नोट को भी कंप्लीट कर सकते हो। देखो कितना बैलेंस बचा आपका रिजर्व एंड सरप्लस का, 5,000 कैपिटल रिजर्व, 1,777,45 जनरल रिजर्व माइनस 8,000 सरप्लस, तो ये आपके पास फिगर आ जाती है 174745। दैट्स इट। तो अब हम बैलेंस शीट के एक एक नोट में उसकी सारी जो डाटा है वो पुट कर सकते हैं। जैसे शेयर कैपिटल का देखो कितना है, 13 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस का 174745। और इसको स्टार्ट करते हैं। 13 लाख 174745। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आपको पता ही है डिबेंचर्स थे, तो सीधा हम यहाँ पर लिख देते हैं 2 लाख। ट्रेड पेबल्स के लिए भी हमने नोट बना लिया था, बट उसकी ऐसा रिक्वायरमेंट थी नहीं। देखते हैं उसका कितना अमाउंट है फोर्थ एंड फिफ्थ नोट का। ये देखो अब यहाँ पर ट्रेड पेबल्स 42,000 एंड अदर करंट लाइबिलिटी 1,07,280। 42,000 एंड 1,07,280। और आओ इसका अब हम टोटल लगाते हैं, 13 लाख प्लस 174745 प्लस 2 लाख प्लस 42,000 प्लस 1,07,280, तो ये हमारे पास आ जाता है 1,82,4025। ओके, और अब हम एसेट साइड में भी उससे रिलेटेड नोट्स की अमाउंट यहाँ पर पुट करें। टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट, गुडविल की तो वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, गुडविल एट कॉस्ट 5 लाख रुपीज़, इसको तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख देता हूँ। ओके, और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ यस इन्वेस्टमेंट्स की, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की, तो उसकी भी वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है। इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पर गिवन है गुडविल से पहले ही 272,300, उसको भी यहाँ पर मैं डायरेक्ट डाल देता हूँ। और बाकी अब मेरे को 6, 7 एंड 8 नोट के अमाउंट यहाँ पर पुट करने हैं। तो देखो कितना कितना अमाउंट है। 6th नोट का टोटल देखो कितना था, 9,14,985, 7th का टोटल 38,900 एंड 8th का टोटल है 78,580। आओ इन सब वैल्यूज को अपनी बैलेंस शीट में पुट करते हैं। 9,14,985। ओके, 7th नोट का टोटल था 38,900 एंड कैश एंड बैंक बैलेंस का टोटल था 78,580। यहाँ पर हमने ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू नहीं डाली ना, उसका हमने नोट बनाया था। तो देखते हैं ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू कितनी है, क्योंकि ये भी हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन था। ये देखो इन्वेस्टमेंट से जस्ट पहले ट्रेड रिसीवेबल आपको यहाँ पर गिवन है, कितना अमाउंट है 19,260। तो अब हम फटाफट से अपनी एसेट साइड का भी टोटल लगाते हैं और देखते हैं क्या ये टैली कर रहा है या नहीं कर रहा।
अगर कर रहा है तो हमारी मेहनत बिल्कुल सफल हो गई है। और आप लोग भी मेरे को बिल्कुल कमेंट्स में बताएंगे कि आपने जो ये क्वेश्चन ट्राई किया क्या वो मैच हुआ, या आपने कोई मिस्टेक भी की तो क्या मिस्टेक थी, जिससे मेरे को पता चले कि आप लोग भी किस लेवल पे कहाँ पर क्या क्या मिस्टेक कर रहे हैं। या आप अच्छा कर रहे हैं तो वो भी मेरे को एक अच्छा मोटिवेशन प्रोवाइड करेगा। तो मैं तो यहाँ पर अपना टोटल लगाने वाला हूँ, आप भी आई होप कर चुके होंगे क्वेश्चन को। उसके बाद हम बात करेंगे कि किसका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है या किसको कोई इसमें इशू आया। तो ये टोटल मेरे पास आ गया 1824,025। अब मैं लाइबिलिटीज का टोटल भूल चुका हूँ, यस, बट ये मेरा बिल्कुल बिल्कुल मैच कर रहा है। तो अब मेरे को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला कि हमने जो यहाँ पर मेहनत की है वो बिल्कुल हमारी मेहनत सफल हो गई। तो बस इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आ जाए तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लो कि यहाँ पर तो आपको कुछ टेक्निकल सोचना नहीं, पर कुछ मिस भी नहीं करना। ओके, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बस एक ही नोट है जिसमें आपने थोड़ा सा टेक्निकल माइंड चलाया, दैट इज रिजर्व एंड सरप्लस। अदरवाइज बाकी सब नॉर्मल है, जैसे आप बैलेंस शीट वगैरह बनाते चले जाते हो वैसे हमने यहाँ पर काम किया है। जस्ट आपको फॉर्मेट स्टेप्स पे जरूर होने चाहिए, अदरवाइज आपकी प्रेजेंटेशन पुअर होगी। यहाँ पर जिस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को करा है, आप अगर इसी तरीके से करेंगे तो श्योरली यू विल गेट द फुल मार्क्स। ओके फाइन। एक मैंने यहाँ पर क्वेश्चन और डाला हुआ है रिवीजन सीरीज के साथ, जो है तो कोई फुल फ्लैज नहीं, पर उसमें क्योंकि छोटा सा चेंज आया है तो मैं चाहता हूँ कि आप उसको भी साथ में कर लें। तो पहले हम उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वैसे वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बट स्टिल हम कर लेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो आओ उसको हम फटाफट से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यस, तो दिस इज द क्वेश्चन। X Limited, a domestic company, has distributed on 5th April 2019 dividend of rupees 230 lakhs। 230 lakhs का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है टू इट्स शेयर होल्डर्स। कंप्यूट करना है आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, दैट इज डीडीटी। क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंज आया है, वो चेंज क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले जो ईसी और एसएचईसी था, जैसे ईसी होता था 2% और एसएचईसी होता था 1% या कंबाइंडली 3%, अब उसमें चेंज आ गया है और ईसी एंड एसएचईसी टोटल आपको कितना लेना है 4% इंस्टेड ऑफ 3%। 3% को आप भूल जाओ और अब आपको एग्जाम के लिए कितना लेना है 4%। तो इसी की वजह से बस ये मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, अदरवाइज तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा सा ही आपके पास यहाँ क्वेश्चन है। ओके, आओ फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं और आप भी इसको साथ साथ में ट्राई करो। कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। रुपीज इन लैक्स, क्योंकि उन्होंने भी हमको 230 लैक्स दिए। तो देखो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड कितना हुआ है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एक्स लिमिटेड 230 लैक्स। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको ग्रॉसिंग अप करते हैं। तो ऐड करो फॉर ग्रॉसिंग अप 15%, क्योंकि वो तो 15% ही है, चेंज तो किस में आया है ECSHEC में, डिवाइडेड बाय 100 माइनस 15 इंटू 230। देखो कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 40.588, मतलब 40.59 मैं इसको यहाँ पर बोल सकता हूँ। तो क्रॉस डिविडेंड कितना हो गया, क्रॉस डिविडेंड हो जाता है यहाँ पर 230 प्लस 40.59, 270.59। ओके, और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अब लगेगा एट 15%, क्योंकि इसमें तो कुछ भी चेंज नहीं है। तो ये हो गया 40.588 आ रहा है। अगेन मैं इसको 59 कर दूंगा और ऐड अब हम सीधा करेंगे EC एंड SHEC, कितना एट द रेट 4%। तो देखो कितना हो गया। ओके, इससे पहले सरचार्ज हमने अभी मिस कर दिया, पहले सरचार्ज को तो ऐड करना ही है एज इट इज जैसे हम करते थे उसको। तो पहले हम सरचार्ज को यहाँ पर ऐड करेंगे, ऐड सरचार्ज एट द रेट 12%। देखो कितना सरचार्ज आ जाएगा, ये आ गया 4.8708। तो ये मैंने यहाँ पर कर दिया 4.88।
ओके, अब इसका अब हम टोटल लगाते हैं और उसके बाद हम ईसी और एसएचईसी 4% अप्लाई करेंगे। 40.59 प्लस सरचार्ज 4.88, इट बिकम्स 45.47। अब हम इसमें ऐड करेंगे ईसी एंड एसएचईसी एट द रेट डायरेक्टली 4% इंस्टेड ऑफ 3%। तो दिस इज द ओनली चेंज। ये हमारे पास आ जाता है 1.8188, जिसको मैं लूंगा 1.82, और टोटल हमारे पास जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स आ जाएगा इंक्लूडिंग एवरीथिंग, वो आ जाएगा 47.29 लैक्स। इसको आप लिख सकते हो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इंक्लूडिंग क्या क्या, सरचार्ज भी इसी में है और ईसी एसएचईसी भी है। तो आपको समझ आ गई होंगी क्या अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट ये है कि जो ईसी एसएचईसी पहले 1% एंड 2%, दैट इज टोटलिटी में 3% लगता था, अब वो 4% है। तो इसको अच्छे से ध्यान रखना, एग्जाम में गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। 4% आप ऐड करो। ओके, तो आई होप इसकी रिवीजन आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी और ये आपको बूस्ट करेगी कंपनी फाइनल अकाउंट के पूरे टॉपिक को समझने के लिए। रिवीजन सीरीज के साथ बने रहिए। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।